हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2026 में साइंस के थ्योरेटिकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस वीडियो में मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा सभी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। रियल पेपर जैसा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल, अगर आप ये प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो समझिए आप साइंस में अच्छा स्कोर करके आएंगे। जिनका परीक्षा आगे है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को देख के ही जाइएगा, ओके। और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को एक बार देखिए, कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता के जाइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर लिखिएगा, ओके डियर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जिनका भी आगे एग्जाम बाकी है, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर। डियर फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। आइए मैं आप सभी को बता देता हूँ सभी कंडीशन के बारे में। एक अवतल दर्पण बनाया, इसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर दिया, ठीक है। बीच में डियर फ्रेंड्स यहाँ पास पोल होगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पास पोल होगा जिसको आप हिंदी में बोलेंगे ध्रुव, ठीक है। और यहाँ बीच में डियर फ्रेंड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र होगा, और पोल और ध्रुव के बीच में आपका फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका फोकस दूरी हो जाएगा। आगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में इधर डियर फ्रेंड्स अनंत होता है, ठीक है, अनंत इन्फिनिटिव। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। पहला कंडीशन तो अनंत पर किसी वस्तु को रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जाएगा। दूसरा कंडीशन, अनंत और फोकस, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा कंडीशन, अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथा कंडीशन, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और 2 2 4 एक पांचवा कंडीशन, अगर फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और छठा कंडीशन होता है फोकस और पोल के बीच रखेंगे किसी वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान से देखते जाइए, इसको आप नंबरिंग कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। छठा को छोड़ दीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए, एक बार में मैं याद करवा दूंगा डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम तक आप नहीं भूलेंगे। अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है, कहाँ, अनंत पर, अनंत पर मतलब 1 नंबर पे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 नंबर पर बनेगा। तो 1 नंबर का जोड़ी कहाँ मिलाएंगे, यहाँ। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु को अगर अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट कंडीशन, किसी वस्तु को अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ 2 नंबर पे, ठीक है। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं, मीन्स 2 नंबर पे रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 नंबर पे मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन डियर फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 3 को 3 से मिलाएंगे, ठीक है। 1 को 1 से मिला दिए, 2 को 2 से मिला दिए, 3 को 3 से मिला दिए, मतलब कि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं चौथे नंबर पे, ठीक है। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 4 को 4 से मिलाइए, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, 4 नंबर पे यहाँ बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन डियर फ्रेंड्स, 5वां नंबर, अगर किसी वस्तु को फोकस दूरी पर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5वें को 5वें से मिलाइए, यहाँ बनेगा,
5 को 5 से मिलाइए, अनंत पर बनेगा। अगर किसी वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है। छठा कंडीशन जो होता है आपका डियर फ्रेंड्स, फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में अगर यहाँ रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको 6 कंडीशन बता दिया डियर फ्रेंड्स। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है? एक अवतल दर्पण में कि वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वक्रता केंद्र मतलब 3 नंबर पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? वक्रता केंद्र पर। विकल्प नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ देख सकते हैं, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? डियर फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम भी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 आपको एम मीन्स द्रव्यमान कितना दिया है? 10 kg दिया है, और वेलोसिटी वेग कितना दिया है? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 1 गुणे 5 गुणे 20 बीसा हम 400। ठीक है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2000 जूल। किस ऑप्शन में दिया है? विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ यदि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु भी वेग के साथ गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दिया है हाफ एम वी स्क्वायर, एम द्रव्यमान दिया 10 kg और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूला आप लगा दिए तो आपका आंसर निकल के आ गया 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इन सभी फार्मूलों को नोट डाउन करते जाइए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बैटरी, मोटर, जनरेटर, डायनामो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, बैटरी। बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। याद रखिए, सभी के बारे में मैं बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगे कण के चलने के अनुदिश या समानांतर गति करती है। ये तरंगे तीनों माध्यम में अर्थात ठोस, द्रव और गैस में चल सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? घनत्व बराबर द्रव्यमान 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 बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? विकल्प नंबर बी, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ओके, घनत्व को किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, खाली स्थान द्वारा प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कार्यालिस बल, भूस्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव स्थैतिक बल। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, कार्यालिस बल। कार्यालिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कार्यालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एल लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध खाली स्थान होगा। यहाँ पास डियर फ्रेंड्स प्रतिरोध का आपको फार्मूला पूछा जा रहा है।
तो प्रतिरोध बराबर होता है डियर फ्रेंड्स प्रतिरोधकता रो इंटू एल लेंथ, ठीक है, लंबाई, अपान का होता है पाई गुणे आर का स्क्वायर। ये आपका प्रतिरोध का फार्मूला होता है, ठीक है। प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध गुणे लंबाई बटे पाई गुणे रेडियस त्रिज्या का स्क्वायर। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी लंबाई एल त्रिज्या आर तथा विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से खाली स्थान की दूरी पर स्थित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, फिर से एक कंसेप्ट यहाँ मैं आपको बताता हूँ। एक अवतल दर्पण में बना दिया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका पोल ध्रुव, ओके। ये एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ सेंटर में आ जाएगा आपका कर्वेचर वक्रता केंद्र, और इधर आ जाएगा आपका अनंत। ओके, अब देखिएगा, बोला जा रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके ध्रुव मतलब पोल यहाँ से कितने दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से खाली स्थान की दूरी पर स्थित है। वक्रता केंद्र ध्रुव से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। वक्रता केंद्र यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, यहाँ के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता केंद्र की दूरी की आधी होती है पोल से, ठीक है। यहाँ दिया भी है फोकस दूरी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या 2 गुणे एफ मीन्स 16 दूना 32 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, भार की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, डाइन। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी, भार का एसआई इकाई होती है न्यूटन। एसआई पद्धति में वेट भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार एक प्रकार का बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दूरी, गति, त्वरण, वेग। तो करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा आपको बताना है। बोला जा रहा है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। देखिए, यहाँ से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, कितने मीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। फिर यहाँ से ये वस्तु वापस नीचे की ओर आया, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर इसी व्यक्ति के पास आ गया जो इसको फेंका था, ठीक है। तो पहला कंडीशन दिया है वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, बिल्कुल गलत। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है, बिल्कुल गलत। कुल दूरी 0 कहाँ, ये तो फेंका 100 मीटर ऊपर गया, फिर 100 मीटर नीचे दोबारा आया ना, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, स्टेटमेंट वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है, बिल्कुल। ये वस्तु यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। वास्तविक विस्थापन 0 होगा, बिल्कुल। तीसरा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, बिल्कुल गलत। इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है, तो इस विस्थापन का परिणाम उन दोनों बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन एक सदिश राशि है। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल, केशिकत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। आसंजक बल यह भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। दोनों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, पानी, वायु, स्टील या लोहा, कांच।
करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्टील या लोहा। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है डियर फ्रेंड्स, स्टील में ध्वनि का चाल कितनी होती है। क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता, पानी की गहराई, मछलियों की सघनता। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पानी की गहराई। जहाजों में इको लोकेशन जो सोनार का सिद्धांत है का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति द्वारा। सेकंड ऑप्शन दिया है प्रणाली में दिक् परिवर्तक को शामिल करके। थर्ड ऑप्शन दिया है कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। फोर्थ ऑप्शन दिया है चुंबक और कुंडली को नियत स्टेशनरी स्थिति में रखकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा खाली स्थान में होती है। ठोस में, गैस में, तरल में, मेटालॉइड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, गैस में। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है, गैस में होती है। पदार्थ की अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में गैस के कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कमजोर और अंतराणुक दूरी सबसे अधिक होती है। इसके कारण गैस के कण उच्चतम स्वतंत्रता और उच्चतम औसत गतिज ऊर्जा के साथ अनियमित रूप से गति करते हैं। क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ ध्वनि का वेग बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो वेग कितना दिया है 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बराबर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है और तरंग दैर्घ्य कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 340 और इधर 0.02 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको मैं 0.02 लिखूंगा और यहाँ से पॉइंट अगर हटाता हूँ तो 2 जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे आ गया 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 17 दूना का 34 और 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आ जाएगा 17,000 हर्ट्ज। किस ऑप्शन में दिया है विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, वेग बराबर होता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य लैम्डा। वेग आपको दिया था 340 मीटर प्रति सेकंड, लैम्डा तरंग दैर्घ्य दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा। 340 बराबर 0.02 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल देंगे आप 17,000 हर्ट्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण संग्रहण करता है। प्रेरक, प्रतिरोधक, ट्रांसफार्मर, संधारित्र। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, संधारित्र कैपेसिटर। ओके, दिए गए विकल्पों में कैपेसिटर एकमात्र यंत्र है जो विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक फार्मूला आप सब लोग पढ़े होंगे डियर फ्रेंड्स, एफ बराबर एम ए। ठीक है, एफ क्या होता है फोर्स, बल। कितना दिया है आपको 350 न्यूटन दिया है, बराबर एम क्या होता है मास द्रव्यमान, कितना दिया है 500 kg, गुड़े ये क्या होता है आपका त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, त्वरण ही निकालना है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 और इधर 35 बचा, उधर 50 गुड़े का ए बचा। ठीक है, तो 35 बटे का इधर 50 आ जाएगा, बराबर में ए बचेगा। ओके, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 सते 35, 5 दहम 50, कितना निकल के आ जाएगा 0.7। त्वरण कितना निकल के आया 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो ऑप्शन दिया है डियर फ्रेंड्स, 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ऑप्शन को आप सही कर लीजिए। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप काट दीजिए एक को। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ मतलब वस्तु का वेग बढ़ जाता है। विकल्प नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसने एटम बम का आविष्कार किया था? जॉन बाउनिंग ने, सैमुअल कोहन ने, सैमुअल कोल्ट ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक थे। सैमुअल कोहन न्यूट्रॉन बम की खोज किया और सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर की खोज की थी। इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल खाली स्थान के कारण होता है। जड़त्व के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे देंगे विकल्प नंबर सी, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। डियर फ्रेंड्स, जड़त्व विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न, अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, संपीड़न कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न तथा कम घनत्व का क्षेत्र विरलन कहलाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी डियर फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? टॉप क्लास क्वेश्चन है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितना दिया है? 342 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दिया है? 3 सेकंड दिया है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1026 मीटर। तो डिस्टेंस निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स 1026 मीटर। ओके। अब देखिए, ये टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पास अगर कोई व्यक्ति है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पास अगर कोई व्यक्ति है और ये साउंड निकालता है और ये परावर्तक सतह है, तो यहाँ तक साउंड जाएगा और यहाँ से टकराने के बाद फिर इस व्यक्ति तक आएगा, तभी तो सुनाई देगा ना इसको। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये जो डिस्टेंस है डियर फ्रेंड्स, इसको 2 बार साउंड तय कर रही है। ठीक है। और 2 बार तय करने में कितना समय लगा? 3 सेकंड का लगा। तो ये 2 बार का डिस्टेंस है डियर फ्रेंड्स 1026 मीटर। ठीक है। दोनों ऐड हुआ है, जाने का और आने का भी। तो इसका आधा कर देंगे तो इस परावर्तक सतह और इस व्यक्ति के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच का। तो 2 पंचे 10 और 0 आ जाएगा। ठीक है। और 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 आ जाएगा और 2 तिहाई 6, 513 मीटर निकल के आ जाएगा इस श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार खाली स्थान में किया गया था 1856 में, 1879 में, 1886 में, 1876 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जून 1876 में किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्च 1877 को इसका पेटेंट अपने नाम करा लिया। टेलीफोन के आविष्कार ने संचार की प्रणाली को बदल कर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक बिंदु है जिस पर पानी बर्फ ठोस में बदलता है और बर्फ पानी तरल में पिघलती है। इस तापमान पर सामान्य दाब के तहत पानी और बर्फ तरल और ठोस अवस्थाएं एक साथ संतुलन में मौजूद रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत गीजर में ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऊष्मीय विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
इलेक्ट्रिक गीजर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय और उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है, छठा नंबर का कंडीशन, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है और दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ओके, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? इसमें उच्च वाष्प दबाव होता है, इसका निम्न गलनांक होता है, यह अनुनादी या सोनोरस होता है, इसका उच्च गलनांक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इसका उच्च गलनांक होता है। टंगस्टन धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, साथ ही इसका गलनांक भी उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट को याद रखिए डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बल्ब के तंतु का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है और गलनांक अधिक होने के कारण ये अधिक ताप पर भी नहीं गलते हैं। इसलिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने, अर्चना SR ने, चैनिका बरुआ ने, अंकिता डेका ने। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने किया था। टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है संवेग, त्वरण, भार, कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स कार्य, ठीक है। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कार्य बराबर होता है विस्थापन गुणे बल। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, सेल या बैटरी। बैटरी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है। बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में दो अथवा दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। ये अपने रासायनिक ऊर्जा भंडारित करती हैं एवं इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती है। विद्युत सेल या बैटरियां किसी विद्युत चालक के सिरों पर एक समान विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बटे त्वरण बराबर होता है। एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे डियर फ्रेंड्स, F बराबर ma। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी हूँ, ठीक है। तो F क्या होगा? फोर्स मीन्स बल, ठीक है। तो बल बटे आपको क्या दिया है? त्वरण दिया है, त्वरण, ठीक है। तो बराबर में क्या बचेगा? सिर्फ m बचेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। तो बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। गुरुत्व बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल ही वह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में बनाए रखता है। अपकेंद्रीय बल एक छद्म बल है। नाभिकीय बल परमाणु नाभिक के अंदर कार्य करता है। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, खाली स्थान का केवल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। मतलब कि ऐसा कौन सा राशि है जिसका केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है? तो यहाँ डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कार्य। जो अदिश राशि होते हैं उनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये विस्थापन, बल और आवेग ये तीनों सदिश राशि हैं। जो कार्य है ये आपका एक अदिश राशि है।
कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आवेग, विस्थापन और बल सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को खाली स्थान कहेंगे। सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति, वक्र रेखीय गति, आवर्ती गति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, वक्र रेखीय गति कहेंगे। ठीक है। घुमावदार मार्ग में गति करने वाली वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इसी प्रकार जब एक पत्थर को एक कोण से हवा में फेंका जाता है तो ये वक्र रेखीय गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बल F बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G गुणे पहले वस्तु का द्रव्यमान गुणे दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बटे होता है आपका दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी का स्क्वायर। ओके। अब यहाँ बोला जा रहा है कि यदि दो वस्तुएं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना। अब ये पहला कंडीशन है। ठीक है। पहले इस प्रकार से ये रहेगा फार्मूला। अब द्रव्यमान को जब 3 गुना करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर आएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, स्थिरांक G 3m, क्योंकि द्रव्यमान 3 गुना हो रहा है। ठीक, 3m1 मल्टीप्लाई बाई 3m2 अपान का आ जाएगा आपका रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से निकल के आएगा डियर फ्रेंड्स F बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G 3 त्रिकाई 9 m1 इंटू m2 अपान का r का स्क्वायर। ठीक है। तो पहले वाले बल और दूसरे वाले बल में कितना का अंतर है? 9 गुने का अंतर है। ये जो मल्टीप्लाई हुआ है 3 त्रिकाई 9, तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, बल 9 गुना होगा। ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इस फार्मूला को याद कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। F1 इक्वल G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक m1 इंटू m2 अपान का r स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान कितना होता है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे, कार्निया पर, रेटिना के आगे, रेटिना पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में। ओके। आंखों का वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष में नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। देखिए गोलीय दर्पण इस प्रकार से था, मैं बताया था ना आप सभी को। ओके। यहाँ बीच में क्या होता है? पोल होता है, ध्रुव। ओके। यहाँ सेंटर आप कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा, यहाँ आपका फोकस दूरी होगा और यहाँ अनंत होगा। बोला जा रहा है कि खाली स्थान के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी कहाँ की दूरी को आप बोलेंगे? आप बोलेंगे सर फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम बोलेंगे। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। तथा F बराबर R/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है: छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस, उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर पहला, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इनका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है और वस्तु बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सभी कंडीशन के बारे में बता दिया हूँ डियर फ्रेंड्स।
पहले क्वेश्चन में ही, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा आई बराबर होता है डियर फ्रेंड्स आवेश बटे का समय। ठीक है, आवेश Q अपान का टाइम होता है। ठीक है, तो धारा आपको निकालना है। आवेश कितना दिया है, कितने कूलाम आवेश, 20 कूलाम आवेश, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो धारा कितना निकल के आ जाएगा, 20 एम्पियर। आई बराबर आ जाएगा 20 एम्पियर। देखिए किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन फार्मूलों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, मायोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।